जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। पिछली जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ा था, कॉन्सेप्ट, कन्वेंशन सब कुछ पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो क्या होता है भाई, चलो देखते हैं। तो देखो, अकाउंटिंग के दो बेसिस होते हैं, अकाउंटिंग करने के दो बेसिस होते हैं। एक होता है कैश बेसिस और दूसरा होता है एक्रूअल बेसिस। कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस, अब ये दोनों हैं क्या, समझते हैं बहुत आसान तरीके से। देखो, यदि पैसे से यदि सिर्फ हम पैसा देख रहे हैं कि भैया पैसा आया तो लिख लो, पैसा गया तो लिख लो, बाकी कोई चीज देखने की जरूरत ही नहीं है। जब जब पैसा आ रहा है उसको लिख लो, जब जब पैसा जा रहा है उसको लिख लो। पैसा कब का है, किसका है, कोई मतलब नहीं। ये होता है कैश बेसिस। समझे? फिर से कि समझो, आपका एक बिजनेस है, ठीक है। अब बिजनेस में आप बैठे हो बढ़िया, और सिर्फ क्या कर रहे हो, लेन देन कर रहे हो, और पैसे में कर रहे हो कि पैसा आएगा तो मैं लिख लूंगा, पैसा जाएगा तो लिखूंगा। बाकी यदि कोई उधार का ट्रांजैक्शन हो रहा है ना, तो उससे कोई लेना देना बिल्कुल भी नहीं है। उधारी पूर्णतः बंद है ना। देखो, उधारी पूर्णतः बंद नहीं है, लेकिन हम सिर्फ ट्रांजैक्शन कौन से लिखेंगे, कैश वाले। पैसा आया है तो उसे लिख लो, पैसा गया है तो उसे लिख लो। कब का पैसा है उससे मतलब नहीं, कब का पैसा है से मतलब है कि किस पीरियड का पैसा है, किस अकाउंटिंग पीरियड का, किस समय का है। चाहे वो हो सकता पिछले साल का पैसा हो सकता आने वाले साल का पैसा हो, है ना। आने वाले साल का मतलब किसी ने एडवांस दे दिया आपको, है ना, लेकिन पैसा आया है तो पैसा आया है तो उसको आप लिख लो। वहीं एक्रूअल बेसिस क्या बोलता है, देखो एक्रूअल बेसिस क्या बोलता है कि यार ऐसा मत करो कि सिर्फ पैसे वाला ट्रांजैक्शन। भाई मान लो कि अभी चल रहा है क्या, जून। जून में मैंने कोई ट्रांजैक्शन किया उधारी का, और उसका पेमेंट मुझे दिसंबर में मिला, तो क्या मैं दिसंबर में उसको लिखूंगा? भाई ट्रांजैक्शन तो वो अभी जून का है ना, तो उसे आज के आज लिखो, है ना। तो एक्रूअल बेसिस क्या बोलता है कि जिस टाइम ऑफ पीरियड का वो ट्रांजैक्शन है उसे उसी समय नोट कर लो, फिर चाहे वो क्रेडिट हो और फिर चाहे वो कैश हो, उससे मतलब नहीं है। जिस टाइम ऑफ पीरियड का वो ट्रांजैक्शन है उसको उसी समय लिख लो। भाई आपकी दुकान है, आपने कोई सामान उधार में बेचा, आज बेचा, तो आज उसको नोट करोगे ना। पैसा भला ही 3 महीने बाद मिल रहा है उसका, तो 3 महीने बाद मिलेगा, आप तब नोट करोगे, तो फिर तो इससे आपकी अकाउंटिंग थोड़ी सी गड़बड़ा जाएगी, है ना। तो इसलिए एक्रूअल बेसिस क्या बोलता है कि जिस टाइम ऑफ पीरियड का वो ट्रांजैक्शन हुआ है उसे उसी समय नोट करो। यदि पिछले साल का ट्रांजैक्शन है तो भाई वो पिछले साल रिकॉर्ड हो गया होगा, आने वाले समय का ट्रांजैक्शन है तो उसे आने वाले समय में रिकॉर्ड करेंगे। तो समझ में आया क्या होता है कैश बेसिस और क्या होता है एक्रूअल बेसिस। कैश बेसिस में सिर्फ क्या देखेंगे, पैसा, पैसा आया तो लिख ले, पैसा गया तो लिख ले। और एक्रूअल बेसिस क्या बोलता है कि भैया जिस टाइम ऑफ पीरियड का वो ट्रांजैक्शन है उसे उसी समय लिख लो, फिर चाहे वो कैश हो और या फिर क्रेडिट हो। समझते हैं इसके क्या दोनों के डिफरेंसेस, क्या है डिफरेंसेस, चलो देखते हैं। तो पहला डिफरेंसेस क्या है, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। क्या लिखा है भाई एक्रूअल बेसिस में कि बोथ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड, कि भैया दोनों रिकॉर्ड होंगे। लेकिन कैश बेसिस में क्या बोला है, ओनली कैश ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड, है ना। दूसरा जो डिफरेंस है वो क्या है, प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्रूड, अनएक्रूड इनकम, ये सारी चीजें एक्रूअल बेसिस में आती हैं। अब ये प्रीपेड क्या होता है, आउटस्टैंडिंग क्या होता है, देखो आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है बकाया, देना बाकी। ये हम एक्सपेंसेस के लिए यूज करते हैं, है ना। आउटस्टैंडिंग कि पैसा देना बाकी है। जैसे आपको
एम्प्लॉय की सैलरी देना है, तो सैलरी आप हमेशा कब देते हो? एंड ऑफ मंथ। तो यदि एंड ऑफ मंथ हो गए या फिर नेक्स्ट मंथ के शुरुआत में, तो जब उसने पूरा काम कर लिया, उसका काम हो गया ना, तो उसने वो सैलरी क्या कर ली? अर्न कर ली। लेकिन अभी आपने पैसे नहीं दिए हैं, तो पैसा देना बाकी है। तो आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? देना बाकी, पैसा देना बाकी है ना। और वहीं प्रीपेड का मतलब क्या हुआ कि आपने एडवांस में पैसा दे दिया है। प्रीपेड एक्सपेंसेस है, एडवांस में पैसा दे दिया है, काम होना अभी बाकी है। वहीं पर एक्रूड और अनएक्रूड, एक्रूड और अनएक्रूड का इस्तेमाल इनकम के साथ होता है ना, इनकम के साथ। यदि आपने पहले ही पैसा ले लिया है, पहले ही पैसा ले लिया है और अभी तक काम नहीं किया, तो वो क्या हुआ? अनएक्रूड। और काम आपने कर दिया है और अब आपको पैसा लेना बाकी है, तो वो क्या हुआ? एक्रूड इनकम। मतलब समझो, बहुत आसान तरीका है। पैसा कमा लिया लेकिन मिला नहीं, कमा लिया लेकिन मिला नहीं, तो वो क्या हुआ? एक्रूड। और पैसा मिल गया है लेकिन अभी तक कमाया नहीं है हमने, पैसा ले जरूर लिया है लेकिन अभी तक वो हमने कमाया नहीं, मतलब एडवांस में ले लिया है, तो वो क्या हुआ? अनएक्रूड इनकम। ठीक है, इसे अर्न और अनअर्न्ड भी इनकम भी बोलते हैं। तो समझ में आया आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड और अनएक्रूड, है ना। तो जब एक्रूअल बेसिस की बात करेंगे तो उसमें ये चारों चीजें आएंगी, लेकिन जब हम कैश बेसिस की बात करेंगे तो उसमें ये सारी चीजें हम नहीं देखते। हम तो देखेंगे क्या? पैसा आया है तो भाई लिख ले। हाँ, प्रीपेड है क्योंकि प्रीपेड में हम पैसा पहले ही दे रहे हैं, है ना, तो वो जरूर आएगा। अनएक्रूड क्योंकि हमको पैसा पहले ही मिल गया है, तो वो भी आएगा क्योंकि कैश में काम हो रहा है ना। लेकिन जो आउटस्टैंडिंग है वो नहीं आएगा और जो एक्रूड है वो भी नहीं आएगा। किसमें? कैश बेसिस में। चल, नेक्स्ट क्या है भाई? नेक्स्ट है प्रॉफिट और लॉस। तो एक्रूअल बेसिस में ना हमें एक्यूरेट प्रॉफिट एंड लॉस का पता चल जाता है, लेकिन कैश बेसिस में हमको पता नहीं चलता। क्यों? क्योंकि कैश बेसिस में तो हम सिर्फ कैश वाले ट्रांजेक्शन लिख रहे हैं, उधारी वाले ट्रांजेक्शन तो लिख ही नहीं रहे, लेकिन एक्रूअल बेस में दोनों है, इसलिए यहां पर एक्रूअल बेसिस में ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस पता चलता है, लेकिन कैश बेसिस में हमें पता नहीं चलता। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है भाई टेक्निकल नॉलेज। तो एक्रूअल बेसिस के लिए टेक्निकल नॉलेज की जरूरत होती है, लेकिन कैश बेसिस के लिए नहीं होती। भाई पैसा आया लिखो, पैसा गया लिखो, बस इसमें काय का टेक्निकल नॉलेज, है ना, तो इसमें कोई भी जरूरत नहीं होती। नेक्स्ट है भाई लीगल पोजीशन। अब जो एक्रूअल बेसिस है ना वो लीगल है, वो कंपनी एक्ट 1956 उसमें वो लीगल है, लेकिन अच्छी खासी पोजीशन रखता है। लेकिन जो कैश बेसिस है वो लीगल पोजीशन में नहीं होता। नेक्स्ट क्या है भाई? एक्सेप्टेबिलिटी। जो एक्रूअल बेसिस है वो हर जगह एक्सेप्टेबल है, लेकिन कैश बेसिस हर जगह एक्सेप्टेबल नहीं होता है। नेक्स्ट क्या है भाई? रियलाइबिलिटी। तो जो एक्रूअल बेसिस है वो ज्यादा रिलायबल है, हर जगह वर्क करता है, क्योंकि इसमें कैश बेसिस भी आता है और मतलब कैश ट्रांजेक्शन भी आता है और क्रेडिट ट्रांजेक्शन भी आता है, तो इसलिए ज्यादा रिलायबल है। लेकिन जो कैश बेसिस है वो ज्यादा रिलायबल नहीं होता, क्योंकि इससे हमें ट्रू एंड फेयर अकाउंटिंग नहीं मिलती, मतलब ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस हमको यहां से नहीं पता चलता। लास्ट है सुटेबिलिटी। तो जो एक्रूअल बेसिस है वो बिजनेस के लिए ज्यादा सुटेबल है, वहीं जो कैश बेसिस वाला है वो जो प्रोफेशनल्स रहते हैं ना या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उनके लिए ज्यादा सुटेबल होती है। प्रोफेशनल्स मतलब जैसे कोई टीचर हो गया, जैसे कोई सीए हो गया, इन लोगों के लिए ज्यादा सुटेबल, क्योंकि ये कैश में ट्रांजेक्शन करते हैं ना, इसलिए। और जो एक्रूअल बेसिस है वो बिजनेस के लिए ज्यादा बेनिफिशियल होता है। तो यही हमारा एक्रूअल बेसिस और कैश बेसिस। बहुत ही सिंपल सा है, बहुत ही आसान है, और देखो समझना पड़ेगा, समझ गए तो भैया एकदम, क्योंकि ये हर जगह काम आने वाला है। एक्रूअल बेसिस एंड कैश बेसिस हर जगह आपको काम आने वाला है। आगे जब हम अकाउंटिंग करेंगे तो पीएनएल अकाउंट बनाएंगे, भैया एक्रूअल बेसिस पे बनता है ना। तो हमको ये पता होना चाहिए कि क्या चीज होनी है, क्या चीज नहीं होनी है।
रही बात इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की, तो देखो आप डिफरेंस से ही इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज बना सकते हो, डिफरेंस से ही। यदि आपको समझ में आ गया तो अलग से कोई रटने की जरूरत नहीं है, यहीं से आप सारी चीजें कर सकते हो। जैसे एडवांटेज की बात करूं एक्चुअल बेसिस का, तो भैया लीगल पोजीशन में काम आता है, भैया ट्रू एंड प्रॉफिट लॉ से यहां से निकल जाता है ना। वही इसका कैश का ये हो गया डिसएडवांटेज। तो यहीं से आप चीजें कर सकते हो, है ना। समझ गए तो भैया एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन बन सकते हैं, 4 आंसर बन सकते हैं, है ना। बस समझने की देर है। इसलिए मैं आपको बोलता हूं कि रटना नहीं है, समझ लो, और समझ गए तो भैया बेड़ा पार है। ठीक है, तो बस यही था आपका अकाउंटिंग बेसिस, और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। और तब तक के लिए बस अपना ख्याल रखो, खुश रहो, और वापस से वही चीज बोलूंगा कि रटना नहीं है, क्या करना है, समझना है, क्योंकि समझेंगे तो लंबे समय तक याद रहेंगी। थैंक यू एंड बाय।